हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोफेसर अभिषेक। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, हम एक सीरीज लेके आने वाले हैं जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के असिस्टेंट प्रोफेसर आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो इस सीरीज में आज हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर एएफएम आदित्य त्रिवेदी सर है। आदित्य त्रिवेदी सर अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें वो सब कुछ बताएंगे कि कैसे उनसे क्वेश्चंस पूछे गए, कैसे उन्होंने क्वेश्चंस को आंसर किया, क्वेश्चंस का जवाब नहीं आता था तब कैसे टैकल किया। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको सुनना और समझना कि आपको कैसे टैकल करना है। बहुत सारे क्योंकि क्वेरीज हमारे पास आई कि हम कॉमर्स के इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर करें। दैट्स वाई इस वीडियो में कॉमर्स का एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे सब्जेक्ट्स भी लेके आने वाले हैं। सो आप इस सीरीज के साथ बने रहें, वीडियो के साथ बने रहें, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से क्यों ना आए। सो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, जो है कि आदित्य त्रिवेदी सर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से, एनालिसिस से, उन्होंने 10 to 15 स्टूडेंट से बात की है। उनके एक्सपीरियंस से कि पेपर का लेवल क्या रहा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं कि इंटरव्यू कॉल के बाद फाइनल सिलेक्शन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या आ सकती है। सो आप लोग बने रहे वीडियो के साथ। ओवर टू यू आदित्य सर। थैंक यू अभिषेक सर फॉर हैविंग मी। जैसा कि अभिषेक सर ने आपको बताया, माई सेल्फ आदित्य त्रिवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ईएफएम एट श्री गोविंद गुरु गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू के मेरे अनुभव के बारे में। जी हाँ, आज हम इस पूरे वीडियो में मेरे एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, साथ ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। इंटरव्यू के 2-3 चीज़ें बेसिक सी हैं, हालांकि आप सभी को पता है, बट मैं आपको फटाफट रिकॉल करवा देता हूँ। हमें एकदम फॉर्मल ड्रेस में जाना है, लाइट शर्ट, डार्क पैंट, पॉकेट होना चाहिए, हालांकि मेरे पास नहीं है बट आपके पास होना चाहिए, पेन होना चाहिए। ये तो हो गया मेल के लिए। और फीमेल के लिए एकदम सोफिस्टिकेटेड सी साड़ी या फिर सूट, जैसा कि आपको कंफर्टेबल लगे। ये हो गया कपड़े की बात। अरे सर, कपड़े की बात तो हमें भी पता है, कुछ और बताइए। ठीक है, बेसिक सी चीज़ें जो आपको पता है मैंने आपको बता दी। अब मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 9 दिसंबर 2022 को मेरा इंटरव्यू हुआ आरपीएससी अजमेर में। मैं हॉल में गया, वहाँ पर चेयरपर्सन बैठे थे और 2 एक्सपर्ट बैठे हुए थे। तो सबसे पहले मैंने चेयरपर्सन को नमस्ते किया। देन राइट साइड में सर बैठे थे, लेफ्ट साइड में मैं बैठी थी, उन दोनों से भी मैंने नमस्ते किया। देन उन्होंने मुझे कहा हैव अ सीट। देन मैं सीट पर बैठ गया। आप सभी को भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले चेहरे पर स्माइल रखिए, शांत रहिए, काम रहिए। चेयरपर्सन को नमस्ते कीजिएगा, हेलो कीजिएगा। नमस्ते ज़्यादा ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। नमस्ते कीजिएगा सबसे पहले चेयरपर्सन को, देन दोनों एक्सपर्ट को। उसके बाद जब आपको सर या मैम बैठने के लिए कहें उसके बाद ही बैठिएगा, उसके पहले नहीं बैठिएगा, पहली चीज़। ठीक है, सर ने मुझे कहा बैठने के लिए और मैं सीट पर बैठ गया। उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट होता है। इंटरव्यू जब हमारा स्टार्ट होता है उसके पहले हमें कंफर्टेबल करने के लिए सर या मैम हमसे बेसिक से चीज़ें पूछते हैं। एक्चुअली चेयरपर्सन सर थे, तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले 10th के बारे में पूछी। 10th कहाँ से की, क्या परसेंटेज था। मैंने यही बताया कि सर मैंने 10th यहाँ से की, ये परसेंटेज था 2010 में। देन 2012 में 12th, देन यूजी यानी कि बीकॉम 2015 में, देन पीजी एमकॉम 2017 में, उसके बाद नेट 2019 में। अच्छा, एक्चुअली मेरी पीएचडी रनिंग है, उस वजह से उन्होंने मुझसे पीएचडी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। एक्चुअली उनके पास हमारी बेसिक सी डिटेल होती है, उसमें हमारा नाम एंड जगह कॉन्फिडेंशियल होती है, उसके बारे में उनके पास डिटेल नहीं होती है। उनके पास सिर्फ 10th, 12th, यूजी, पीजी, नेट, करंट जॉब और अगर जिनका पीएचडी कंप्लीट हो गया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो 1 बाय 1 मैंने सारी चीज़ें बता दी, 10, 12, यूजी, पीजी, नेट और करंट जॉब के बारे में। अच्छा, उनके पास ये जानकारी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कहाँ से हुई, ये नहीं होती है। लेकिन जब उन्होंने मेरे स्कूल के नाम से आइडिया लगा दिया, जैसे मैंने 10th की थी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खांदू कॉलोनी, वो सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, क्या करें। तो स्कूल का नाम लिया, देन फिर बांसवाड़ा, फिर वापस 12th में स्कूल का नाम लिया, फिर बांसवाड़ा। जो मैंने बीकॉम किया वो लियो कॉलेज से किया, लियो कॉलेज बांसवाड़ा। और जो पीजी किया वो करंट मैं जिस जॉब में हूँ, यानी कि जो मेरा कॉलेज है श्री गोविंद गुरु गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ से मैंने पीजी किया। तो वहाँ से सर को आइडिया लग गया और एक्सपर्ट को भी आइडिया लग गया कि मैं बांसवाड़ा से हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उनका बांसवाड़ा से था। अच्छा, आप सभी को इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जीके में हमें यहाँ वहाँ का कुछ नहीं पढ़ना है। वर्ल्ड जीके, इंडियन जीके, वैसे भी राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में है ही नहीं, सिर्फ राजस्थान जीके है। बट आपने पूरी राजस्थान जीके रिटर्न में पढ़ ली है। अब हमारा जो होम टाउन है, मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट था वो था बांसवाड़ा, तो मैंने बांसवाड़ा के बारे में पढ़ा और ज़्यादा से ज़्यादा डूंगरपुर के बारे में। तो आपका भी जो होम डिस्ट्रिक्ट हो, आप सिर्फ जीके के लिए उसके बारे में ही पढ़िए, क्योंकि मेजोरिटी बच्चे से
होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जाता है, कई बच्चों से नहीं भी पूछा जाता, बट हमें रिस्क नहीं लेनी है। हमें अपने होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में सारी चीज़ें, इधर आर्ट एंड कल्चर हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वो चीज़ें पढ़कर जानी। तो उन्हें जैसे पता चला कि मैं बांसवाड़ा से हूँ, तो उन्होंने मुझे मानगढ़ धाम के बारे में, बेणेश्वर के बारे में, श्री गोविंद गुरु के बारे में, माही डैम के बारे में चीज़ें जानना चाहिए कि आप उनके बारे में क्या क्या चीज़ें जानते हो। तो मैंने 1 बाय 1 सारी चीज़ें बता दी। इसके बाद जो आरपीएससी के चेयरपर्सन है, उन्होंने मैम की ओर इशारा किया, जो एक्सपर्ट मैम है उनकी ओर, और उन्होंने कहा कि आप इनसे प्रश्न पूछिए। तो मैम का सबसे पहला प्रश्न था, आप रेपो रेट के बारे में क्या जानते हैं। हालांकि मैं पढ़कर गया था, बट उनका पहला प्रश्न रेपो रेट के बारे में इसलिए था क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू था वो था 9 दिसंबर को, और उसके जस्ट 2 दिन पहले ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट से वृद्धि की थी। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं करंट से रिलेटेड था ही। तो आप सभी को भी मैं यही गाइडेंस देना चाहता हूँ, चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से हो, अगर आपके सब्जेक्ट में कोई भी ऐसे टॉपिक है जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो उनको पढ़कर ज़रूर जाइएगा। न्यूज़पेपर भी ज़रूर पढ़िएगा। लकीली मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ था, वैसे भी पढ़ता ही हूँ मैं, बट उस समय तो एकदम वो बोलते हैं खोद कर पढ़ा था। यू नेवर नो कि क्या क्वेश्चन पूछ ले। तो मैं पढ़कर गया था, मुझे याद भी था। तो मैम ने पूछा कि रेपो रेट के बारे में आप क्या जानते हो, तो मैंने बताया कि रेपो रेट ये होता है, आप सभी भी जानते ही हो। मैं उसमें आपका ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करना चाहता, रेपो रेट के बारे में बताया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को यही था कि रेपो रेट के बारे में अभी कुछ कमी वृद्धि हुई है या नहीं। मैंने बोला जी मैम, उसकी वृद्धि हुई है, और उसकी वृद्धि 25 बेसिस पॉइंट से हुई है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो ईएफएम से रिलेटेड है या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, अगर कोई टर्म ऐसे है जिनका टेक्निकल टर्म अगर आप यूज में ले सकते हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे 25 बेसिस पॉइंट को 0.25 भी कहते हैं, बट 0.25 एक आम आदमी बोलता है या लेमैन बोलता है। हमें अब हम प्रोफेसर बनने वाले हैं, तो हमें 25 बेसिस पॉइंट, अगर 0.50 रेट बढ़ी हो उस समय, तो 50 बेसिस पॉइंट इन टेक्निकल टर्म का यूज़ करना है। मेरे टाइम पर 0.25 रेट बढ़ी थी रेपो रेट, तो मैंने कहा था कि जी मैम रेपो रेट बढ़ी है, उसको बढ़ा है 25 बेसिस पॉइंट से। जी हाँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इस मैम का इसी से रिलेटेड था कि जो क्रेडिट कंट्रोल की टेक्निक है उनके बारे में आप क्या जानते हो, उसके क्या क्या प्रकार है। तो मैंने उनको बता दिया कि क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक की 2 टेक्निक्स होती है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। फिर इनके जो पार्ट्स है वो भी मैंने बता दिए, बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, डायरेक्ट राशनिंग, डायरेक्ट एक्शन, पब्लिसिटी, मोरल सुएशन एंड सो ऑन। इनके बारे में मैम ने सिर्फ एक लाइन ही जानना चाहा कि आपको इनके बारे में पता है या नहीं पता है, तो मैंने सबके बारे में ब्रीफ एक लाइन बता दी। मैं उस जवाब से संतुष्ट हो गया कि चलो ये पढ़ करते आया है। और हाँ, इन चीज़ों में ध्यान दें कि अगर आप आंसर दे रहे हो तो थोड़ा सा एकदम हंस के दीजिए, है ना। एकदम हंस के जब जवाब दोगे तो उन्हें अच्छा लगेगा कि चलो बच्चा शांत और कॉन्फिडेंट है। डर के जवाब नहीं देना है, शांति से आई कॉन्टेक्ट के साथ। अच्छा, अगर मैम ने क्वेश्चन किया है तो मैम को तो देखना ही है, हमें पूरा जो कंसंट्रेशन है सिर्फ मैम के सामने नहीं देना है। अगर हम जवाब दे रहे हैं तो हमारा ये जो एंगल है इस तरह से होना चाहिए। जैसे मुझसे मैम ने क्वेश्चन किया था तो मैम के सामने भी मैंने देखा, सर के सामने भी देखा, देन जो दूसरे एक्सपर्ट है उनके सामने भी देखा, देन वापस सर मैम के सामने। तो उससे सभी का पार्टिसिपेशन रहेगा और सभी को आपके जवाब सुनने के लिए वो इंटरेस्टेड रहेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको चीज़ बता दी, आपको शांत रहना है, काम रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, स्माइल रखनी है, आई कॉन्टेक्ट रखना है और सभी के सामने देखना है। तो मैम के क्वेश्चन के जवाब मैंने शांतिपूर्ण तरीके से दे दिए और मैम कहीं ना कहीं संतुष्ट भी हो गए। उसके बाद मैम ने फॉरवर्ड किया वापस से चेयरमैन सर को। अब चेयरमैन सर ने वापस कुछ क्वेश्चन किए, कागज़ को देखा, कागज़ को देखने के बाद मेरी बीपी अप डाउन हो गई कि अब सर क्या पूछने वाले। बट सर ने मेरी करंट जॉब के बारे में पूछना चाहा कि आप कहाँ जॉब करते, तो मैंने बताया एक्चुअली उस समय मैं विद्युत विभाग में एज ए जूनियर अकाउंटेंट पोस्टेड था। तो सर ने उसके बारे में जानना चाहा कि इसके अंदर कितनी कंपनियां होती है। तो मैंने बताया कि सर इसके अंदर 5 कंपनियां हैं, बट मैं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में हूँ। इसके अलावा जोधपुर भी होती है, जयपुर भी होती है, उत्पादन भी होती है, वितरण भी होती है, यानी कि इन शॉर्ट 5 कंपनी होती है। सर ने 1 बाय 1 सबके नाम सुने। देन सर का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इन 5 कंपनियों का लाभ और हानि की क्या स्थिति है। मैंने कहा सर टेक्निकली देखा जाए तो सभी के सभी घाटे में है। ये कहने के बाद सर को भी अच्छा लगा कि चलो कहने का तरीका अच्छा था कि सभी घाटे में है, मतलब इतना दुख हो गया कि वो 5 कंपनियां मेरी है। एकदम वो मैंने इमोशनल होकर कहा सर 5 के 5 कंपनियां घाटे में है। तो सर हंसे और साथ में मैम और जो एक्सपर्ट सर बैठे थे उनको भी अच्छा लगा जवाब सुनकर। तो आप थोड़ा सा ऐसा रहिए कि एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, स्माइल के साथ, एकदम ज़्यादा प्रोफेशनल बनने की जरूरत नहीं है, मैकेनिकल बनने की जरूरत नहीं, भी नेचुरल। आप जैसे हो वैसे रहो। मैं भी जैसा था वैसा ही रहा और नंबर तो आप देख ही रहे हो मेरे, उसी का ही परिणाम है। ठीक है। हाँ, तो सर ने मुझे कंपनी का नाम पूछा, मैंने बता दिया। घाटे के बारे में पूछा, मैंने कहा सर सभी कंपनियां घाटे में।
उन्होंने रीज़न पूछा, मैंने बोला सर बिजली वैसे भी मूलभूत आवश्यकता है और मूलभूत आवश्यकता में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखा जाता है। कई बार गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है, बिल माफ़ कर देती है, तो उस वजह से हानि तो होनी ही है। ठीक है, सर ने वापस कागज़ देखा, वापस मेरी बीपी अप एंड डाउन हुई। सर ने अब ये क्वेश्चन पूछा, एक्चुअली सर ने 2 क्वेश्चन का मैशअप बना दिया। हम जो गाने सुनते हैं ना, जो 2 गाने के मिक्स टेप एंड ऑल, तो सर ने, मैं विद्युत विभाग में एज ए जूनियर अकाउंटेंट था, विद्युत विभाग, और मैं रहता हूँ बांसवाड़ा में माही नदी। तो सर ने ये बोला कि माही नदी से कितनी बिजली उत्पादित होती है, ठाक करके क्वेश्चन यहाँ पर लगा। बट एक्चुअली मैं पढ़कर गया था, मैंने आपको बताया कि मैंने बांसवाड़ा के बारे में सारी चीज़ें पढ़कर गया था। इनफैक्ट कितने गाँव हैं, कितनी सड़कें हैं, ये भी पढ़कर गया था, इसकी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी फॉर ए सेफ्टी पर्पस मैं पढ़कर गया था। तो मुझे आता है कि सर 140 मेगावाट, एकदम मैंने शांति से पहले सुना। अच्छा हाँ, ये चीज़ और आपको मैं चीज़ें भी बताना चाहूँगा, जैसे मैं आई कॉन्टैक्ट के बारे में बताया। दूसरा ये कि अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भले हमें आंसर आ रहा है, बट हमें वो उत्साहित नहीं होना है, दया बहन की जैसे। मैं एकदम शांति से, कई बार क्या होता है कि सर क्वेश्चन पूछते हैं और उसके बाद इंटर रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी रेस कर देते हैं, और अगर वो क्वेश्चन रेस करेंगे और बीच में हम आंसर देंगे तो वो ओवरलैप अंडरलैप होगा, और ये नहीं होना चाहिए। हम पहले सुनने के लिए आए हैं, फिर बोलने के लिए आए हैं। हमें इम्प्रेस नहीं करना है, हमें एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो सर का क्वेश्चन ये था, मैंने शांति से सुना, 2 सेकंड का पॉज लिया, देन जवाब दिया कि जी सर, माही नदी से 140 मेगावाट की बिजली उत्पादित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका ये था कि बिजली का बंटवारा कैसे होता है। तो मैंने कहा सर, बिजली का 100% कोई बंटवारा नहीं होता, 100% बांसवाड़ा राजस्थान को इसकी बिजली मिलती है। तो सर इस जवाब से भी संतुष्ट हो गए। इसके बाद सर ने फॉरवर्ड किया नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक्सपर्ट सर बैठे थे उनकी तरफ। एक्सपर्ट सर ने ये कहा कि आप कौन से टॉपिक पढ़कर आए हो, ज़रा उसको बोर्ड पर बताइए। तो जैसे कि मैंने आपको प्रिपरेशन के लिए बताया, आपका होम डिस्ट्रिक्ट अच्छे से रेडी कीजिए, टॉपिक 2 से 3 बिल्कुल रेडी कीजिए। कुछ लोग आपको ये भी कहेंगे कि एक ही टॉपिक पढ़कर जाओ, बट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि हमारे इंटरव्यू से पहले किसी और का इंटरव्यू हुआ और उसने भी वही टॉपिक पढ़ाया, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि आपको कहेंगे कि ये टॉपिक मत पढ़ाइए, कोई और टॉपिक पढ़ाइए। ऐसा 2 से 3 कैंडिडेट के साथ हो चुका है। दैट्स वाई मैं आपको कह रहा हूँ कि हमें 2 से 3 टॉपिक बहुत अच्छे से रेडी करने हैं। अच्छे से मतलब वैसे कि उसके बारे में क्रॉस क्वेश्चन ऑब्वियस सी बातें पूछेंगे, उन क्रॉस क्वेश्चन का भी हम सही से आंसर दे पाएँ। ठीक है, तो सर ने मुझे कहा कि आप कौन सा टॉपिक रेडी करके आए हो। तो मैं एक्चुअली एफएम का एक टॉपिक है, थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, वो मैं अच्छे से रेडी करके आया था। तो सर ने मुझे बोर्ड पर पढ़ाने के लिए कहा, उसके बाद मैं बोर्ड पर गया। अच्छा, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि बोर्ड पर आप डेट लिखिए, हालांकि डेट लिखने की कोई कंपल्सन नहीं है, बट लिखोगे तो ठीक रहेगा। डेट लिखा, देन टॉपिक का नाम लिखा। मेक श्योर कि टॉपिक का नाम थोड़ा सा बोल्ड हो और बड़ा हो ताकि दिखे, क्योंकि एक्चुअली बोर्ड की साइज बहुत छोटी है और उनकी डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं हो जाए कि उन्हें दिखे ही नहीं कि आपने क्या लिखा है। तो कोशिश कीजिए कि आपके जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ी बड़ी हो, डेट आ गई, टॉपिक का नाम आ गया। अब जब आपने टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किया तो ये ध्यान रखिए कि आपको बोर्ड के अंदर भी नहीं घुस जाना है कि मैं रट कर आया हूँ फटाफट लिख दूँ। उन्हें ये नहीं देखने बैठे हैं कि इसकी स्पीड क्या है, वो सिर्फ ये देखने बैठे हैं कि इनका कॉन्फिडेंस क्या है और वो किस तरीके से पढ़ा रहा है। हमें आराम से और साथ में बोलना भी है, जैसे मैंने लिखा था थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, देन फिर मैंने लिखते हुए तीनों के सामने देखा, अंडरलाइन किया, देन फिर मैं स्टार्ट हो गया। इसके अंदर 2 थ्योरी आती है, NOIT एंड सो ऑन। ठीक है, मुझे आपको थ्योरी नहीं पढ़ानी है, मैं जस्ट आपको बता रहा था कि हमें टॉपिक कैसे पढ़ाना है। हमें एंगल रखना है, 45 डिग्री एंगल रखना है, ना ही बोर्ड में घुस जाना है और ना ही उनके सामने देखना है, दोनों की ओर इक्वल बैलेंस रखकर बोलकर पढ़ाना है। अच्छा, अब उन्होंने जब कहा बैठने का, तभी आपको बैठना है। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बोर्ड को मिटाना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हो जाता है वो एजिटेशन में, टेंशन में, चलो बैठने के लिए बोलते हैं, फटाफट जाकर बैठ जाता हूँ, बट शांति से उन्होंने बोला कि आप बैठिए। वो आपको नहीं बोलेंगे बोर्ड मिटाने के लिए, वो सिर्फ आपको टीचिंग स्किल देख रहे हैं, है ना। क्योंकि जब हम क्लास में पढ़ाएंगे तो हमारे बाद किसी और का पीरियड होगा, तो ऐसा तो नहीं कि वो अगर मिटाएगा, मिटाना हमें ही है। तो हमें टॉपिक पढ़ाया, सर ने आपको बोला कि ठीक है अब आप बैठ सकते हैं, तो पूरा बोर्ड को साफ किया, देन फिर आकर बैठ गए। उन्होंने कहा बैठ जाओ, आप बैठ गए और आपने उनको थैंक यू कही। ठीक है, अब टॉपिक से रिलेटेड और कुछ 2-3 क्वेश्चन मुझसे सर ने पूछे। सर ने सबसे पहले ये पूछा कि आप PBITDA इसके बारे में क्या जानते हो। हालांकि मुझे ध्यान था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डेप्रिसिएशन, ए में आकर मेरी गाड़ी रुक गई। भले मेरा नाम ए से स्टार्ट होता है, बट पहली बार ए को देखकर मैं घबरा गया कि ए क्या होता है। चीज़ें मैं पढ़कर जरूर गया था, बट उस समय मैं, वो ऑब्वियस ही बात है, घबराहट होती है। उन्होंने मुझसे वापस से पूछा कि PBITDA क्या होता है। मैंने बताया, ए में आकर फिर गाड़ी रुक गई।
हालांकि सर ने मुझे कोऑपरेट किया, हमारे पास एक कागज़ और पेन भी होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं बोल पा रहे हो तो आप लिख कर भी देख सकते हो। थैंक गॉड, तब तक मुझे 5 सेकंड और मिले। मैंने सारे इष्ट देव भगवान सभी का नाम लिया कि भाई याद आ जाए, याद आ जाए, याद आ जाए। पी लिखा, बी लिखा, आई लिखा, टी लिखा, डी लिखा और ए लिखते में मुझे याद आ गया एमोटाइजेशन। एमोटाइजेशन, ए मतलब एमोटाइजेशन। जितने भी मेरे कॉमर्स के साथी हैं उन सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो अभी मैं बता देता हूँ। जितने भी इंटेंजिबल असेट्स होती हैं, अगर उनकी वैल्यू डिक्रीज होती है तो जो हम टेक्निकल टर्म यूज़ करते हैं उसको एमोटाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि फिक्स्ड असेट्स में हम यूज़ करते हैं डेप्रिसिएशन, वैसे भी जितने भी इंटेंजिबल असेट्स होते हैं उन्हें हम जो टेक्निकल टर्म यूज़ करते हैं वो होता है अमोर्टाइजेशन। ये चीज़ ही मैंने सेम सर को बोली। अच्छा, सर का नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स क्या होती है, इसके एग्जाम्पल दो। तो मैंने बता दिया कि सर गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। ठीक है, यहाँ भी छक्का मार दिया मैंने, वो खुश। मुझे नहीं पता था कि इंटेंजिबल असेट्स बोलने पर एक 1 बाय 1 क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अगर हम किसी टेक्निकल टर्म का यूज़ कर रहे हैं तो सोच समझ कर शांति से करिए, क्योंकि उससे रिलेटेड लोग ये कहते हैं कि इंटरव्यू मेंबर और एक्सपर्ट चलाते, नहीं, इंटरव्यू हम चलाते। हम जैसे जैसे बोलते जाते हैं देन 1 बाय 1 क्वेश्चन रेस पे रेस होते जाते हैं। हालांकि ठीक है, उन्होंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा कि इसमें एक एक्ट लगता है, मैं पढ़कर गया था तो मुझे याद था कि जी सर जितने भी इंटेंजिबल असेट्स यानी कि कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, इससे रिलेटेड एक एक्ट होता है जिसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, यानी कि सुपर आवर में भी छक्का जड़ दिया मैं। वहाँ से फिर खुश हो गए, फिर वापस उन्होंने मेरे जवाब से वो संतुष्ट हो गए, फिर वापस उन्होंने सर की ओर इशारा किया। उसके बाद लगभग मेरा 90% इंटरव्यू हो चुका था और उनके चेहरे पर भी स्माइल थी, मेरे चेहरे पर भी स्माइल थी, और मुझे लग गया था कि लगभग मैंने ठीक ठाक ही किया है। देन फिर उन्होंने मेरी, आप कहाँ से आए हो ये तो उन्हें पता ही था। फिर उन्होंने, एक्चुअली क्या था कि कई बार लो एक्सपेक्टेशन आपके लिए अच्छा काम कर जाते हैं, मेरे साथ हुआ। एक्चुअली मैं बांसवाड़ा से था, मैंने बताया राजकीय उच्च प्राथमिक और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरकारी स्कूल से था। उनके लिए एक्सपेक्टेशन लो थी कि बैकवर्ड एरिया, हिंदी मीडियम तो मुश्किल रहेगा, बट कॉन्फिडेंस अच्छा था, अच्छे से एक्सप्रेस किया, आई कॉन्टेक्ट रखा, शांत रखा, चेहरे पर ये वाली स्माइल रखी, और इससे मेरा काम अच्छे से हो गया। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए मेरी तारीफ भी की कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है और अब आप जा सकते हैं। तो फिर मैं उठा, तीनों को 1 बाय 1 थैंक यू कहा और फिर मैं वहाँ से निकल गया। तो ये रहा मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। इसका मैं निचोड़ वापस रिपीट कर रहा हूँ, निचोड़ यही है, सब्जेक्ट की बेसिक चीज़ें कंटिन्यू रही है। यू नेवर नो कहाँ से किस तरह का क्वेश्चन आ जाए। अब जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मुझे नहीं पता कि मैंने थ्योरी में भी नहीं पढ़ा था, इसको स्किप किया था, बट आ गया। बट मेरा बैकग्राउंड था, मैंने CS कर रखा है, तो वहाँ से मुझे आइडिया था। तो आप सब्जेक्ट की जो कोर चीज़ें उसको रेडी रखिए। 2 से 3 टॉपिक जो आपको पढ़ाने हैं वो आपके घर के मेंबर को पढ़ाइए। मैंने ये प्रैक्टिस की थी, मैंने घर के मेंबर, उनको कुछ नहीं पता है, किसी को कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी मैंने उनको बिठाया और मैंने उनके सामने छोटा सा बोर्ड लेकर आया था मैं मार्केट से, और मैंने जो 2 से 3 टॉपिक जो मैंने रेडी किए थे वो मैंने उनको पढ़ाए। तो मेरा कॉन्फिडेंस वहाँ से बूस्टअप हो गया था कि मुझे किस तरह से पढ़ाना है। ठीक है, तो टॉपिक को रेडी कीजिए, जो पढ़ाने वाला टॉपिक को भी रेडी कीजिए, शांत रहिए, अच्छे से ड्रेसअप होकर जाइए, कॉन्फिडेंट रहिए, आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। ठीक है सर, अब इंटरव्यू के बारे में तो बोल चुके हैं, हम सुन भी चुके हैं, अब कुछ कट ऑफ भी बता दो। बिल्कुल, तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक्चुअली पेपर मैंने देखा भी था, इसके अलावा बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया, सबसे मैंने बात की, सबसे एनालिसिस किया, और मेरा अनुमान ये कहता है, जहाँ तक मुझे लगता है, देखो इसके अंदर 2-4 नंबर का उलटफेर हो सकता है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। उसके बहुत सारे रीज़न है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम पोस्टों का कंपैरिजन देख लें, तो जो 2020 वाली वैकेंसी थी उसमें जनरल की 24 पोस्टें थी और अभी 42 होगी, यानी कि सीटें बढ़ी हैं। जनरली देखा जाता है कि अगर सीटें जहाँ बढ़ती हैं वहाँ कट ऑफ कम होती है, बट यहाँ पर कट ऑफ लगभग उसके आसपास ही रहेगी। उसका रीज़न ये है कि जो जीके का पेपर है वो 2020 की वैकेंसी में थोड़ा सा टफ था जो हमने दिया था। अरे सर वो तो आपने दिया था इसलिए आप कह रहे हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैंने एकदम प्रॉपर वे में एनालिसिस किया। उस समय बच्चों के नंबर जनरली 15 से 20 या 22 के अंदर ही घूम रहे थे, 15 से 20, 15, 18, 20, 22। और इस बार मैंने भी जितने भी जिनकी अच्छी तैयारी उनसे पूछा तो उनके नंबर 22, 25, 26, 28, 30 भी आ रहे हैं। हालांकि किसके 18-20 है तो आपको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, सभी के इतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे, बट मैं ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ। तो जीके का पेपर 2020 का थोड़ा हार्ड था एज कंपेरेटिव टू 2023-24 में। ठीक है, तो पहला फैक्टर तो ये हो गया।
दूसरा फैक्टर, इस बार वाली जो वैकेंसी उसमें आपको पिछली वाली जो वैकेंसी जो हमारी वैकेंसी थी 2020 में, उसके पेपर से आइडिया लग गया था कि ईएफएम का पेपर थोड़ा सा टेढ़ा तो आने वाला है, क्योंकि हमने जो पेपर देखा था वो पिछली वैकेंसी जो थी 2015 की, वो पेपर एकदम बेसिक सा था। तो हमारे लिए जब हमने पेपर दिया तो एकदम अनएक्सपेक्टेड था, बहुत सरप्राइजिंग था कि पेपर बहुत एक लेवल अप आ गया था। उस वजह से हमारी कट ऑफ तकरीबन इतनी गई थी। और अभी पोस्टें बड़ी हैं तो कट ऑफ कम जानी चाहिए, बट कम इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि आपका जो पेपर 1 था वो बहुत फैक्चुअल बेस्ड था, वो थोड़ा सरप्राइजिंग था। हमारे टाइम पर पेपर 1 ईजी था, इस टाइम पर थोड़ा सा फैक्चुअल बेस्ड था। तो ऑब्वियस सी बात है, फैक्टर तो हर कोई रट कर जाता है नहीं। तो पेपर 1 हार्ड था और पेपर 2 भी कहीं ना कहीं एनालिटिकल था, तो कहीं ना कहीं वो भी हार्ड था। तो दैट्स वाई कट ऑफ इतना ज़्यादा वेरिएशन होने वाला है नहीं। ये 2 से 3 फैक्टर है, पोस्टें बड़ी हैं पर कट ऑफ ज़्यादा कम नहीं जाएगी क्योंकि कंपटीशन भी है। हमारे टाइम पर जिनका इंटरव्यू कॉल हुआ था वो बहुत अच्छी से उन्होंने प्रिपरेशन की, मेरी उनसे उससे में हालांकि उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, बट रेस में वो तो है और नए बच्चे भी हैं। उस वजह से ज़्यादा कट ऑफ तो कम नहीं जाएगी, बट लगभग पिछले के आसपास ही जाएगी। ठीक है, +24 ±24 कर दीजिए। तो जनरल की ये हो गई। एससी में इस बार पोस्टें कम हुई है। जी हाँ, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में पोस्टें बढ़ी हैं, बट एससी और एसटी में पोस्टें कम हुई है। तो उसका कहीं ना कहीं ज़्यादा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आने वाला है, बट जो 1-2 नंबर का वेरिएशन आने वाला है मैंने वो आपको बता दिया है। जो 76 था वो तकरीबन 77 से 79 के बीच होने वाला है। सेम एसटी में भी यही है, सीटें कम हुई है बट ड्रास्टिक चेंज नहीं होने वाला है। ये नंबर कट ऑफ की जाने वाली है। ओबीसी में सीटें बड़ी है, बट मैंने आपको जो 2-3 फैक्टर बताया जिससे ज़्यादा कट ऑफ कम तो नहीं होगी क्योंकि पेपर 1 हार्ड भी था। 80 से 82 के बीच ओबीसी की रहने वाली है। एमबीसी की सीट जस्ट डबल हुई है, बट कट ऑफ में कोई खास वेरिएशन नहीं होने वाला है। एडब्ल्यूएस में भी सीटें बढ़ी है, बट कोई खास वेरिएशन नहीं होने वाला। यानी कि जो पिछले टाइम पर जो कट ऑफ रही थी तकरीबन हमारा अनुमान यही है। हमने कम से कम 14 से 15 बच्चों से बात की, एस्पिरेंट से बात की, तो लगभग सभी का अनुमान यही जाता है। ठीक है, प्लस 2-4 नंबर का तो स्टैंडर्ड एरर होता ही है, का कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब किन्हें प्रिपरेशन करनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो जिनका भी रिटर्न एग्जाम अच्छा गया है, जो अपने एग्जाम से संतुष्ट है, उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, ये तो हमने एनालिसिस करके बता दिया है। बट इस नंबर के आपके आसपास हो, आपके नंबर जैसे जनरल का कोई कैंडिडेट हो जिसके 78 मार्क्स हो या 80 मार्क्स हो, वो भी प्रिपरेशन कर सकता है, क्योंकि प्रिपरेशन करने में कोई तरह का भी नुकसान या लॉस नहीं है। आपको प्रिपरेशन करोगे तो कोई ना कोई नेक्स्ट एग्जाम में आपके काम आएगा। तो ये मैंने आपको कट ऑफ बता दी, मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी बता दिया। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सबसे पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सो आई होप आपको आदित्य सर के साथ इंटरेक्शन करके बहुत ही अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा, क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। सो थैंक यू सो मच आदित्य सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे से गाइड किया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, चैनल का कंटेंट पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।